तो कल एक क्लास कंटिन्यू करते हैं और आज जो है एक न्यूमेरिकल करेंगे सबसे पहले। द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशंस द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन of a simple pendulum is of a simple pendulum is t equal to 2 pi square root of L by G. Measured value of L, measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations, and time for 100. So 100 I am writing like this, 100 oscillation of the pendulum is found to be 90 second using a wristwatch of 1 second. Resolution. Full stop. What is the accuracy in determination of G? What is the accuracy in the determination of G? तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना है कि क्या एक्यूरेसी है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ जी। इससे पहले हम लोग निकाल रहे थे कि क्या एरर है फॉर एनी मेजरमेंट। तो देखिए यहाँ पे हमें चेक किसका करना है, एक्यूरेसी जी का जो है एक्यूरेसी चेक करना है। तो हम जी के एक्यूरेसी पे ही वर्क करेंगे कि जी का एक्यूरेसी क्या होगा। तो देखिए ये हमारा जो है टाइम पीरियड की वैल्यू होती है। तो मान लीजिए सपोज करिए कि अगर कोई, ये बेसिकली होता क्या है, कोई बॉब आपने ऐसे लगा दिया, मान लीजिए कोई बॉल है, एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया और इसको यहाँ पे दूर ले आकर के इसको ड्रॉप छोड़ दिया। तो क्या होगा, ये जो बॉल होगा बेटा वो देखो ऑस्किलेट करेगा ऐसे, एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, पेंडुलम की तरह। तो यहाँ पे जो इसका टाइम पीरियड है उसका फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी, जहाँ L जो होता है वो होता है जो स्ट्रिंग, ये आपका जो बॉल है जिससे बंधा हुआ है वो वाला लेंथ होता है, उसका लेंथ होता है ना, रस्सी का। और जो G है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो इस मास पे नीचे की तरफ काम कर रहा होता है ना। तो टाइम पीरियड निकालने का ये फार्मूला है। हमें निकालना है कि जी को कैलकुलेट करने में कितना एक्यूरेसी आपने दिखाया। तो देखिए फार्मूला है हमारा t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करूंगा। तो आई एम स्क्वायरिंग दिस नंबर, स्क्वायर इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर दिया, पाई का स्क्वायर कर दिया। और जब जैसे स्क्वायर करेंगे देखिए ये L और G से रूट हट जाएगा, है ना। हमें जी निकालना है तो जी यहाँ से निकाल लीजिए, जी की वैल्यू क्या होगी। तो जी को हमें लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा। तो देखिए 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब हमारा जी के फॉर्म में इक्वेशन आ गया है, जिसमें देखिए 4 पाई स्क्वायर जो है कांस्टेंट है। तो मैं रीराइट करूंगा इक्वेशन, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी पता करनी है। तो देखिए डेल्टा जी बाई जी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में यही परसेंटेज में कन्वर्ट कर, परसेंटेज एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर दिया इसे। 4 पाई स्क्वायर को मैं लिखूंगा नहीं, हम L बाई टी स्क्वायर को लिखते हैं। तो डेल्टा L बाई एल कितना एक्यूरेसी है लेंथ को मेजर करने में, ये हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज एक्यूरेसी प्लस टी स्क्वायर को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आपको पता है वो भी प्लस में आकर के 2 का मल्टीप्लाई पहले लिखूंगा, फिर डेल्टा L बाई एल, डेल्टा L बाई एल, सॉरी डेल्टा 2 डेल्टा टी बाई टी, मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 100। क्यों,
क्योंकि इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 2 को आगे मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है? येस और नो एक बार बता दीजिए मुझे। ये चीज़ तो क्लियर हो गई आप यस लोगों सर। को। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो समझने वाली बात है वो देखो क्या है, आपको ये तो वैल्यू निकालनी लेफ्ट साइड की, ये वैल्यू निकालनी है आपको, परसेंटेज एक्यूरेसी निकालनी है जी में। लेकिन देखो ये डेल्टा एल बाई एल क्या है, लेंथ में कितनी एक्यूरेसी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 सेंटीमीटर का जो लेंथ है उसमें एक्यूरेसी 1 mm की है, तो 1 mm को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जगह 0.1 इतनी की एक्यूरेसी है। तो डेल्टा एल मेरा क्या हो गया 0.1, क्योंकि मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। टोटल लेंथ क्या था 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, यहाँ से मुझे मिल जाएगा लेंथ में कितनी एक्यूरेसी है। प्लस देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई क्या है डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी आप यहाँ देखिए जो 100 ऑस्किलेशन हो रहा है, 100 ऑस्किलेशन मतलब है 100 ऑस्किलेशन मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया 1 ऑस्किलेशन, फिर बॉल यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आ गया 2 ऑस्किलेशन। तो ऐसे जब ये 100 ऑस्किलेशन कर ले रहा है तो घड़ी से अब देखना है, घड़ी में जो घड़ी का जो वो मेजरमेंट है वो 1-1 सेकंड का रेजोल्यूशन है, 1 सेकंड का एक रेजोल्यूशन है, 1 सेकंड तक की भी एक्यूरेसी वो मेजर करता है, यानी 5-5 सेकंड का नहीं 1-1 सेकंड का है। तो वो उसका मिनिमम मेजरमेंट है विच इज टेकन बाय एन इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट है इसका। तो जब वो 100 ऑस्किलेशन करता है बोला 90 सेकंड लेता है, टोटल 90 सेकंड लेता है और उसमें 1 सेकंड का रेजोल्यूशन है, एक्यूरेसी है। तो हम लिखेंगे 1/90, ये हो गया एक्यूरेसी, क्योंकि मुझे एक्यूरेसी का निकालना है परसेंटेज। तो ये हो गया 90 क्यों किया, क्योंकि 90 सेकंड 100 ऑस्किलेशंस में 90 सेकंड लग रहा है, यानी जब ये बॉल इधर से इधर जा रही है बार बार, तो जब 100 बार ऑस्किलेशन करेगा तो उसमें 90 सेकंड लगा है, उसमें 1 सेकंड का रेजोल्यूशन यानी 1 सेकंड की एक्यूरेसी है, तो हमने लिख दिया 1/90। अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए, देखिए ये कट कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये 0.1 है ना, डेसिमल हटा के 0, हाँ चलो, तो कितना जाएगा 0.5, तो यहाँ से जाएगा 0.5%। एंड प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखिए आया 20/9, और आपको पता है 20/9 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 9 दूनी 18, फिर 20 आ जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी हो गया 2.22। अब इसको जब आगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2.72% एक्यूरेसी जो होगा वो होगा परसेंटेज जी के कैलकुलेशन में। आई होप कि तुम्हें चीज़ समझ में आ गई होगी, येस और नो सबको यस सर। क्लियर है? यस, प्रियांशी, पूजा, आर्यन, यस सर क्लियर। यस सर। ठीक है चलिए लिख लीजिए इसे। तो अब स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, न्यू चैप्टर। चैप्टर 3, motion in a straight line, motion in a straight line। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। मोशन होता क्या है, ये मोशन होता क्या है बेसिकली। तो देखिए मोशन क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से द चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। या तो आप ऐसे बोलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी पोजीशन का टाइम के रेस्पेक्ट में स्टेट चेंज आना, या फिर हम ये कह सकते हैं चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो या तो आप ये लिख लीजिए, या फिर हम सिंपल अगर हम रेट लगा देते हैं, इट मीन्स कि पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हम कहेंगे बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन। तो डेफिनेशन जो हमारा हो गया वो क्या है, बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन, said to be in motion if its position changes with respect to time, with respect to time। यानी अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे बॉडी क्या है, मोशन में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ और वो है जिसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मोशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअल में क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को रिलेटिव चीज़ें पता नहीं चलती कि
बॉडी तो मोशन में होता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें हमें नज़र ना आए, तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम पोजीशन को मेज़र कर रहे होते हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है समझना कि किसके रिस्पेक्ट में हमने मोशन की स्टडी की है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मैं आपसे बोलूं कि आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़क पे जो है एक बस जो है वो जा रही है, एक बस जो है वो जा रही है। इस बस में बहुत सारे जो है यात्रीगण बैठे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं चलिए ए, ये मान लेते हैं चलिए ये है हमारा पैसेंजर बी, ये है पैसेंजर सी। तो अगर मैं बात करूं कि ए के रेस्पेक्ट में, अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में बात करूं, क्योंकि ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये है, ए है फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर, FOR मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर एक रेस्पेक्ट में मैं देखूं तो मैं देखूंगा कि बॉडी बी जो ये बस है, ये जो बस है ये मोशन में है। क्यों मोशन में है? क्योंकि इसका जो पोजीशन है, कुछ टाइम के बाद ये बस यहाँ पहुँच जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये बस क्या होगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो हम कहेंगे चेंजेस ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी बस इन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक रेस्पेक्ट में। अब बस समझिएगा, अगर मैं बात करूँ जो पैसेंजर इसमें बी बैठा हुआ था और पैसेंजर जो इसमें सी बैठा हुआ था, अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में बात करूँ सी का, ऑल्दो बस मोशन में है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में सी में कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे अगर मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी हो गया तो मैं कहूँगा सी इज नॉट इन मोशन, क्योंकि सी का कोई पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। भाई तुम भी बैठे हुए हो बस में, सी वाला बंदा भी बैठा हुआ है बस में, तो अगर मैं देखूँ ये बैठे हुए बंदे को तो उसका पोजीशन थोड़ी चेंज नहीं हो रहा है, ऑल्दो बस इन मोशन। तो जैसे ही मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया, मुझे मेरा डिफिनीशन क्या हो गया, चेंज हो गया मोशन का, कि वो जो बंदा जो सी बैठा हुआ है वो मोशन में नहीं है, लेकिन उसी में एक कंडक्टर है डी, एक कंडक्टर है वो मूव कर रहा है और टिकट काट रहा है। अब मान जो मैं बी और सी के रिस्पेक्ट में, या बी के रिस्पेक्ट में डी को देखूं, या सी के रिस्पेक्ट में डी को देखूं, या बी सी के रिस्पेक्ट में डी को देखूं, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब भी बी ही है, लेकिन अगर मैं डी को देखूं तो कंडक्टर मूव हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे यस डी इन मोशन। सी मोशन में नहीं था, तो बस मूव कर रही थी, लेकिन सी मोशन में नहीं था, लेकिन डी मोशन में है क्योंकि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, जैसे मान लीजिए कि ये सन है, इसके चारों तरफ देखिए अर्थ जो है वो मूव कर रही है, ये देखिए अर्थ जो है मूव कर रही है। अगर मैं मून पे खड़ा हो जाऊं और मैं अर्थ को देखूं तो मैं कहूंगा यस अर्थ इन मोशन। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे दिखेगा कि अर्थ जो है वो घूम रही है। लेकिन अगर मैं अर्थ पे ही खड़ा हो गया, अगर मैं अर्थ पे ही खड़ा हो जाऊं, ऑल्दो अर्थ मूव कर रही है, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, मैं अर्थ पे ही खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, जो भी काम कर रहा हूं, मुझे ये लगेगा कि अर्थ मूव कर रही है, क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अब मैं खुद हूं। तो अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैंने मूव कर दिया तो मुझे दिखेगा अर्थ मोशन में है, लेकिन अगर मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूं अर्थ पे तो मुझे दिखता है अर्थ मोशन में है ही नहीं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में ही हम मोशन को डिफाइन करते हैं कि कौन बॉडी मोशन में है और कौन बॉडी मोशन में नहीं है। ऑल्दो अर्थ मोशन में है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी के ऊपर है। तो मोशन क्या है, बेसिकली मोशन क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या हम कहें चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नीड, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड की जाती है कि बॉडी सेट टू बी इन मोशन if its position changes with respect to time, but need to define the frame of reference, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल में कि दो कार चल रही हैं, तो कार ए के रेस्पेक्ट में बी में ये चेंजेस आ रहा है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हारा कार ए हो गया। या फिर बोल देगा कि आप सामने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, दो कार आपस में चल रही है, एक 40 मीटर पर सेकंड है, एक 60 मीटर पर सेकंड, यानी एक बंदा जो है वो ऑब्जर्वर वो देख रहा है कि दोनों गाड़ी मोशन में है। तो इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है जब हम बात करते हैं मोशन की। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए मोशन के कितने टाइप्स हैं। देखिए अगर जब हम बात करते हैं कि मोशन के टाइप्स की, तो यहाँ पे एक चीज समझना है कि देखो मोशन जो है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो एक तो हम ये कहेंगे, हम बात कर रहे हैं अभी प्लेन सरफेस की, प्लेन सरफेस पे मोशन की बात करना है। तो देखिए मोशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है आपका, और दूसरा हो सकता है सर्कुलर मोशन। एक है रेक्टिलिनियर मोशन,
और दूसरा हो सकता है सर्कुलर मोशन। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, अगर कोई बॉडी जो है वो किसी स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे, सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है तो उसे हम कहेंगे कि वो एक सर्कुलर मोशन है। तो रेक्टिलिनियर मोशन का डिफिनेशन क्या हुआ? अ बॉडी इज सेड टू बी in rectilinear motion if it moves along a straight path, तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन में है। सर्कुलर मोशन की जब बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं बॉडी मूव्स along a circular path, तो हम कहेंगे बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। अब इन दोनों को समझते हैं। जो मोशन हम लोग एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे करते हैं वो किस तरीके से होता है, आप बात समझिएगा। देखिए अगर मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं या आप स्कूटी चला रहे हैं तो या तो आप बेटा देखो स्ट्रेट चलते रहते हो, या फिर कोई रोड आ गया आपको टर्न लेना है तो आप ऐसे घूम जाते हो, है ना। यही मोशन होता है जनरली, हम लोग ऐसे मोशन करते हैं, ऐसे करके घूम गए, सीधे चले गए, ठीक है। तो या तो आप स्ट्रेट चल रहे होते हो या फिर आप घूम रहे होते हो। तो अगर आप देखिए जब आप स्ट्रेट चल रहे होते हो तो इसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, और जब आप घूम रहे होते हो तो बेसिकली जब ये कार टर्न ले रहे होते हो तो बेसिकली आप एक सर्कुलर ट्रैक का आर्क बना रहे होते हो, एक सर्कुलर ट्रैक को कवर कर रहे होते हो, इसका रेडियस क्या है, आर है, तो इसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पॉइंट ए टू बी आप है रेक्टिलिनियर मोशन में, लेकिन पॉइंट बी टू सी जो है आप हैं सर्कुलर मोशन में। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पहले डिस्कस करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोशन इन 1, 2 and 3 dimensions, motion in 1, 2 and 3 dimensions. Means motion in 1D, motion in 2D means 2 dimension, and motion in 3D। ठीक है, देखिए मोशन इन 1D, 2D एंड 3D की जब हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन इन 1D का मतलब है कि अगर मान लो आपको किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए अगर एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है तो उसे कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। अगर आपको मोशन को डिफाइन करने के लिए 2 डायमेंशन की जरूरत है, मीन्स एक्स एंड वाई, उसे कहेंगे हम 2 डायमेंशनल। और अगर आपको किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत है उसे कहेंगे 3 डायमेंशनल। तो इस तरीके से मोशन जो है वो 3 तरीके से डिफाइन किया, मतलब या तो मोशन जो है 1 डायमेंशनल हो सकता है केवल एक डायरेक्शन में, मोशन जो है होता है वो 2D हो सकता है यानी 2 डायमेंशंस में, या मोशन जो है 3D हो सकता है यानी 3 डायमेंशंस में। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए अगर मोशन इन 1D की बात मैं करूँ, मोशन इन 1 डायमेंशन, 1D मतलब 1 डायमेंशनल। सो 1 डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं मोशन इन 1 डायमेंशनल, तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है और वो ये है कि 1 डायमेंशनल तभी होगा जब वो एक लीनियर मोशन होगा या फिर रेक्टिलिनियर मोशन होगा। तो 1 डायमेंशनल के लिए क्या है, या तो मोशन क्या होगा रेक्टिलिनियर, और इसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। तो जितने भी रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, 1D होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे देखिए ट्रेन है, ट्रेन जो चल रही है, ट्रेन चल रही है या फिर कार चल रही है अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ, अगर एक स्ट्रेट पाथ में चल रही है तो यहाँ पे मुझे केवल एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए डिफाइन करने के लिए। देखिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो इस तरीके से होता है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है एंड जेड कोऑर्डिनेट होता है। इन 3 कोऑर्डिनेट से हम मोशन को डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई गाड़ी जो है वो ये पोजीशन है T1 टाइम पर, यानी T1 टाइम पर उसकी पोजीशन ये है P1, और कुछ टाइम के बाद T2 पे उसकी पोजीशन हो गई P2। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x1 आपका, और यहाँ से यहाँ तक देखिए हो गया x2 आपका। तो अगर आपको इस गाड़ी की पोजीशन यानी किसी कार या ट्रेन की पोजीशन बतानी है तो आप बताएं कि देखिए 1 सेकंड पे यहाँ थी और 10 सेकंड पे वो यहाँ है, और इसके लिए आपको केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत है, दैट इज x। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन, है ना। तो इसको लिख लीजिए एक बार, क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन इफ
the motion is said to be one dimensional means 1D if only one coordinate required to specify the position of object, यानी कि हम कहेंगे कि बॉडी जो है वन डायमेंशनल में है अगर केवल एक कोऑर्डिनेट हमें चाहिए उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, तो हम कहेंगे बॉडी सेड टू बी इन वन डायमेंशन। सेकंड देखिए, मोशन इन 2D मीन्स टू डायमेंशनल। अब यहाँ पर जब मोशन को डिफाइन करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक चाहिए x और दूसरा चाहिए y। ऐसा तभी होगा जब बॉडी जो है किसी प्लेन में मूव करेगी, यहाँ पे बात होगा प्लेनर मोशन, यानी जब प्लेन में कोई भी मोशन होता है तो उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल। यहाँ पे देखिए कोई एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, यहाँ पे क्या होगा, प्लेन होगा, तो प्लेन का मतलब ये हुआ, देखिए ये x है और ये y है। जेड अभी हम छोड़ देते हैं, दो कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे डिफाइन करने के लिए। मान ली यहाँ पे कोई एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे चल करके वो ऐसे पहुँच गई है। यहाँ पे पोजीशन P1 है, यहाँ पोजीशन देखिए P2 है। ये जो है डिस्टेंस आपका यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये आपका x1 है, लेकिन इस P1 को डिफाइन करने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1, यानी x कोऑर्डिनेट भी चाहिए बेटा और y कोऑर्डिनेट भी चाहिए। और P2 को डिफाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x2, और देखिए ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका y2। तो मुझे P2 को डिफाइन करने के लिए x2 भी चाहिए एंड y2 भी चाहिए, यानी दो कोऑर्डिनेट चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई कार यहाँ पर है, मूव होकर के यहाँ पहुँच गई है, तो हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट है और वो किसी मान लो सन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो वो एक प्लेन में मोशन करती है, तो वहाँ एक्स भी चाहिए मुझे, वाई भी चाहिए। या फिर मान लीजिए कि कार है, अब वो कार जो है वो ट्रेवल कर रही है, वो देखिए इधर भी चल रही है, वो देखिए इधर भी चल रही है ना। तो ये जो कार का जो मोशन है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे टू डायमेंशन। या फिर मान लीजिए सन के इर्द गिर्द एक कोई प्लैनेट चल रहा है, अब यहाँ पर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर उसको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि प्लेनर मोशन है ना। यहाँ पर आपको दो स्पेसिफाई करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और एक वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशनल। तो लिख लीजिए, द मोशन इज said to be a motion is said to be two dimensional if two coordinate is required to specify the position of object। अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं आपको और बताऊं, वन डी का मतलब ये, मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ठीक है। आप केवल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, कोई बंदा है केवल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसका मतलब केवल एक कोऑर्डिनेट चाहिए कि वो बंदा कहाँ से कहाँ गया है, उसका एक्स पोजीशन चेंज हो गया, ये हो गया 1D। लेकिन मान लीजिए कि आप क्या हुआ, आप एक्स में भी ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद वाई में भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स और वाई दोनों, ठीक है, अपनी उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसे में हम कहते हैं कि प्लेनर मोशन हुआ, तो ये हो जाएगा 2D। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो? यस यस सर। आर्यन, सॉरी, अभय, प्रियांशी, तान्या। यस सर। यस सर। अच्छा, तो अब मतलब गायब तो नहीं हो गए सब लोग? नो सर। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए, मोशन इन 3D, थ्री डायमेंशनल। तो देखिए इसके लिए आपको एक्स कोऑर्डिनेट भी चाहिए, इसके लिए आपको वाई कोऑर्डिनेट भी चाहिए, और इसके लिए आपको जेड कोऑर्डिनेट भी चाहिए। ये देखिए एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड यानी कि स्पेस आपको यहाँ, ये इस टाइप का मोशन क्या होता है, मोशन इन स्पेस। जैसे मान लीजिए एक पतंग है, अब वो पतंग उड़ रही है, काइट फ्लाई कर रही है, तो वो एक्स में भी चल रही है, वाई में चल रही है, ऊपर भी चल रही है ना। मान लीजिए कि जो पार्टिकल है, आप मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं, चलिए अब फुटबॉल है या क्रिकेट की बॉल है, वो एक्स में भी चलती है, वाई में चलती है, उछलती भी रहती है ना। एक कमरे में आप एक फुटबॉल को गिरा दीजिए,
तो वो वाई में भी चलेगा, वो एक्स में भी चलेगा, वाई में भी चलेगा। इस टाइप के मोशन को कहते हैं थ्री डायमेंशनल, क्योंकि किसी पोजीशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो यहाँ पर आपको तीन कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स वाई और जेड तीनों, है ना। तो ऐसे कोऑर्डिनेट में हम कहेंगे, मान लीजिए कि ये ऐसा कुछ है कि वो एक्स में भी है, वाई में भी है, मतलब एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, मान लीजिए उसका। तो हम मान लेते हैं कोई पोजीशन ऐसी है जहाँ एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो, x1 भी हो, y1 भी हो, y भी हो, z भी हो। मान लो ये इसकी पहली पोजीशन है। अब मान लो वो ट्रेवल होकर के दूसरी जगह चली गई है, वहाँ पर भी हमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए, x2, y2 एंड z2। तो तीन कोऑर्डिनेट से अगर मान लो मुझे डिफाइन करना पड़े उसकी पोजीशन, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं 3D। जैसे मैंने आपको बताया, एक फुटबॉल मूव कर रहा है, एक बॉल मूव कर रहा है, क्रिकेट बॉल, तो एक्स वाई जेड। पतंग जो है वो उसको उड़ाते हैं, वो ऊपर भी चलती है, लेफ्ट में चलती है, नीचे भी आती है, तीनों डायमेंशंस वो कवर करती है, यानी मोशन इन स्पेस। यहाँ पे हम एग्जांपल कह सकते हैं मोशन इन स्पेस, मोशन इन स्पेस। तो ये 3D मोशन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो हम sir. कहेंगे Yes. द मोशन इज सेट टू बी, मोशन इज सेट टू बी थ्री डायमेंशनल इफ थ्री कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड, थ्री कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड to specify position, to specify the position of object, position of object। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे स्पेस में। तो देखिए, अगर आप इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में समझना चाहते हैं तो हम अभी हमें कोई समझ में आ गया कि अगर किसी मोशन को अगर हम एक डायमेंशन से क्लियर कर सकते हैं तो हम कहेंगे वो 1D डायमेंशन होगा, मोशन इन 1 डायमेंशन होगा। अगर दो कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए तो हम कहेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन होगा। और अगर तीन कोऑर्डिनेट चाहिए किसी की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम कहेंगे मोशन इन 3D होगा। और आपको तीनों ही पढ़ने हैं, 1D भी पढ़ना है, 2D भी पढ़ना है और 3D भी पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ें। Yes, sir. ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है वो समझते हैं, और वो है, इसी में थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ। देखिए, ऐड करने का तरीका ये है कि देखिए, अगर हम बात करें एक स्ट्रेट लाइन की, देखिए ये स्ट्रेट लाइन की, तो इसे हम कहेंगे कि 1 डायमेंशनल मोशन है, 1D है। अगर मैं बात करूँ किसी प्लेन की, तो देखिए जो प्लेन है, ये देखिए ये प्लेन है, तो ये प्लेन जो है एक्स और वाई, इसमें दो कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट पर एक्स और वाई के दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ये हो गया 2D। और जब हम बात करते हैं 3D की, तो आप एक तरह से वॉल्यूम ले सकते हैं, इस तरीके से सरफेस ले सकते हैं जहाँ पर क्या है आपके पास तीनों डायमेंशंस कवर हो, एक्स भी कवर हो, वाई भी कवर हो, जेड भी कवर हो। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए किसी इसमें, अब इसमें वो एक्स भी कवर हो सकता है, वाई भी कवर हो सकता है, तीनों डायमेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर केवल उसको केवल एक डायमेंशन मिलेगा, एक डायरेक्शन चलने के लिए। यहाँ पर किसी पार्टिकल को दो डायरेक्शन मिल सकता है, एक्स भी मिल सकता है और वाई मिल सकता है, ये हो गया 2D। और यहाँ पर वो एक्स में भी चल सकता है, वाई भी चल सकता है, जेड भी चल सकता है, ये हो गया 3D। गॉट इट, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया मेरा, ये जैसे मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, तो यहाँ पर कहीं भी पॉइंट पे करोगे तो वहाँ पे एक्स का भी कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई भी कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये हो गया एक्स वाई। लेकिन यहाँ पे किसी पॉइंट को अगर आप लिखोगे तो केवल एक ही कोऑर्डिनेट मिलेगा, वो होगा x1 x2, केवल x, एक ही कोऑर्डिनेट। लेकिन यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट पे इस स्पेस में, इस घर में कहीं मान जो हवा में बॉल लटकी हुई है, तो हमको उसको x से भी डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, y से भी निकालना पड़ेगा और z से भी निकालना पड़ेगा कितना दूर है। तो यहाँ पे मुझे x भी चाहिए, y भी चाहिए और z भी चाहिए। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आर्यन समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड दैट इज व्हाट? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मींस पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए 9th क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है कि पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर मैं बात करूं पाथ लेंथ की, तो पाथ लेंथ क्या होता है? इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उसे कहते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? इट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड by the object from initial point
टू फाइनल पॉइंट, टू फाइनल पॉइंट। तो देखिए ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक का, इसे कहते हैं हम पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। कैसे समझेंगे इसे आप ऐसे समझिए। देखिए मान लीजिए सपोज करिए कि ये आपका घर है और इस घर से आप क्या बोलते हैं स्कूल जाते हैं, ये देखिए आपका स्कूल है और आप घर से स्कूल गए, ये पोजीशन मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है। आप यहाँ से स्कूल गए, ठीक है, आपने कवर किया डिस्टेंस ए बी, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ से चले गए प्लेग्राउंड पहुँच गए खेलने के लिए, तो ये हो गया मान लीजिए एक पॉइंट है सी, तो ये हो गया बी सी। यहाँ से पहले आप गए ए बी गए, फिर बी सी गए और उसके बाद फिर वापस घर पहुँच गए, ये देखिए वापस घर पहुँच गए। तो यहाँ पे पाथ लेंथ क्या हुआ, पाथ लेंथ होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या होगा, पाथ लेंथ मेरा देखो ए बी होगा, पहले आप ए बी चले हो, कहाँ होम से स्कूल चले हो और उसके बाद आप प्लेग्राउंड आ गए हो, है ना। तो फिर बी से सी चले हो आप और फिर सी से ए चले हैं, तो आपका टोटल पाथ लेंथ जो होगा, जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपने किया वो कितना हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर मान लीजिए इसमें यूनिट देते हैं, ये 2 किलोमीटर था, ये 3 किलोमीटर था और ये 1 किलोमीटर था, तो मैं कहूँगा मेरा टोटल पाथ लेंथ इस केस में जो एग्जाम्पल गिवन है उस केस में हो जाएगा 2 + 3 + 1 यानी कि 6 किलोमीटर मेरा हो जाएगा पाथ लेंथ। यस और नो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लीजिए इसे। तो यहाँ पे जो मेरा इनिशियल पॉइंट था वो क्या है, इनिशियल पॉइंट मेरा यही है, होम है, और यही मेरा फाइनल पॉइंट भी है। और यहाँ पे लिखा हुआ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी यही मेरा इनिशियल पॉइंट था और यही मेरा फाइनल पॉइंट है। तो मेरा टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो होगा पाथ लेंथ हो गया ये। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे होता कि आप ए से बी गए हैं, ठीक है, और फिर बी से सी गए हैं किसी पोजीशन पे सी पे, और मान लीजिए कि ये जो आपको पाथ लेंथ निकालना है, इनिशियल पोजीशन मेरा ये है और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पे जाकर के आपने स्टे किया है और ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है और ये मान लेते हैं चलिए 3 किलोमीटर है, तो मैं ये कहूँगा कि मेरा जो टोटल पाथ लेंथ इस केस में होगा वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर हो जाएगा मेरा टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि वो घर वापस ही आना है, आप जितना भी डिस्टेंस कवर किए हैं इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये टोटल ही कहलाता है पाथ लेंथ। क्लियर? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। कि बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई है, उसकी एक्चुअल में रिलेटिव पोजीशन क्या है, जहां से वो चला था और जहां वो पहुंचा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between initial position to final position, to final position। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में। अब फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ वही लेते हैं एग्जांपल से, मान लेते चलिए ये आपका होम था, होम से आप स्कूल गए, ये देखिए स्कूल पहुंच गए और ये जो था वो 2 किलोमीटर था, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। स्कूल गए और फिर स्कूल से जब छुट्टी हुआ वापस घर आ गए, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों कॉन्साइड कर गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हुआ, हमारे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। क्यों जीरो हो गया? क्योंकि जो रिलेटिव पोजीशन है जहां आप घर चले थे आप वहीं वापस आ गए, तो आपका इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कॉन्साइड कर गया, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब दूसरा केस समझते हैं, ये हो गया केस नंबर 1 में डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस में देखिए, मान लेते चलिए कि अच्छा हम यहाँ से होम से जाते हैं
चलिए अब बात करते हैं, जब सेकंड केस में मैंने कहा कि मान लेते चलिए अब आप एक पोजीशन होम से आप गए स्कूल, ठीक है, आपने ट्रेवल किया मान लेते हैं चलिए 5 किलोमीटर, और स्कूल से आप पहुंच जाते हैं, या इसको हम ले लेते हैं 3 किलोमीटर, चलो ये 3 किलोमीटर है, और स्कूल से आप चले गए 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया आपने, कहाँ पे, अपने अंकल के यहाँ चले गए आप अंकल के यहाँ चले गए और वहीं रुक गए। यह आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है, और फाइनल पोजीशन ये हुआ कि स्कूल से आप चले गए अंकल के यहाँ रहने के लिए, बोले वहीं रुकूंगा, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए जो मेरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अगर मुझे अपने घर से और अंकल के घर को देखना है तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरा देखिए ये होगा। अब मान लेते चलिए स्कूल से आपका अंकल का घर जो था वो 4 किलोमीटर था, तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये वैल्यू मुझे निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस सब निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगर आप करेंगे स्क्वायर रूट ले लीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मैथमेटिक्स से, तो हम कहेंगे 9 + 16 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो हम कहेंगे x की वैल्यू जो हो गई आगे 5 किलोमीटर, यानी मेरी जो x की वैल्यू है वो कितनी हो गई 5। तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 5 किलोमीटर। अब आप एक बार समझिएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो है 5 किलोमीटर, लेकिन अगर यहीं पे मैं आपसे बोलूँ आप पाथ लेंथ बताइए, पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ क्या होता है, इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, तो वो हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 7 किलोमीटर। वेरी गुड। तो यहाँ से एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा और वो ये है, नोट करके आप लिख सकते हैं कि जो पाथ लेंथ की वैल्यू होती है ना, पाथ लेंथ वो हमेशा बड़ी होती है या फिर एक केस में बराबर होती है टू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा। यानी पाथ लेंथ की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, ठीक है ना। बड़ी तो हर केस में, अगर आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए वो एक डिस्टेंस कवर करने में दूसरा डिस्टेंस कवर किया है तो हमेशा पाथ लेंथ बड़ी ही होगी, कभी भी मेजर करेंगे आपको पाथ लेंथ की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन केस वो देखते हैं, केस जहाँ पर हम ये कहें कि जो मेरा पाथ लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए। ऐसा केस कौन सा है जब पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होंगे, तो केवल एक केस ये है कि मान लीजिए कि आप एक पोजीशन ए से पोजीशन बी गए अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई कर्व नहीं बनना चाहिए, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में आपने ट्रेवल किया है, ए से बी गए हैं और वहीं रुक गए हैं और फिर बी से कोई मूवमेंट नहीं है आपका, तो देखिए आपका इनिशियल पोजीशन हो गया ए, फाइनल पोजीशन हो गया बी। मान लीजिए आप गाजियाबाद से गए मेरठ अपने बुआ के यहाँ रहने के लिए, अब गाजियाबाद से मेरठ मान लीजिए आपने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 60 किलोमीटर, तो क्या हुआ आपका पाथ लेंथ भी यहाँ पर क्या होगा, इट इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज 60 किलोमीटर, और यही आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो 60 किलोमीटर। तो इस केस में आपका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होगा जब आप अलोंग ए स्ट्रेट लाइन केवल सिंगल मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर। तो यहीं पे कि यहाँ पे मैंने बोला है कि अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अलोंग, यहाँ पे मैंने बोला है अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, केवल स्ट्रेट पाथ, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अगर मान लीजिए पाथ सर्कुलर होता तो क्या हो जाता, देखिएगा जरा, मैंने क्यों बोला कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होता है जब मोशन जो होता है वो स्ट्रेट पाथ में होता है। इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए सपोज करिए कि आप किसी सर्कुलर ट्रैक में रनिंग कर रहे हैं, ये देखिए ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, सॉरी ये हो गया आपका सर्कुलर ट्रैक, ये रहा। देखिए सर्कुलर ट्रैक पे आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं चलिए कि आप जो है यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ये पोजीशन ए है, यहाँ से आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं और दौड़ करके आप यहाँ पहुँच जाते हैं, ए यहाँ पहुँच जाते हैं, दूसरी तरफ बी पॉइंट पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो आपने दौड़ना स्टार्ट किया, दौड़ते ही आप यहाँ पहुँच गए, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो जिस सर्कुलर ट्रैक, जिस स्टेडियम के चारों तरफ आप दौड़ रहे हैं, मान लेते चलिए कि ये 500 मीटर जो है इसका, 500 मीटर जो है इसका डायामीटर है। डायामीटर कितना है, 500 मीटर। मैं बात कर रहा हूँ किसका, पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पाथ लेंथ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट।
तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास ए से बी जाने के दो रास्ते हैं, एक मान लीजिए आपने ऐसे कवर किया ए से बी पहुंच गए, और एक मान लेते चलिए ये दौड़ते दौड़ते आप घूमते घूमते यहाँ पहुंच गए। तो देखिए दोनों में जो पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग है। क्यों? यहाँ पे देखिए पाथ लेंथ हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब वो स्ट्रेट लाइन पे कवर करेंगे तो हमारा पाथ लेंथ क्या होगा, डायरेक्ट हम कहेंगे 500 मीटर, 500 मीटर। ये मेरा पाथ लेंथ है और यही मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। क्यों? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन मेरा ये था और दौड़ते हुए आप कहीं से भी दौड़ते हुए मान लीजिए आप यहाँ पहुँच गए, अभी आप इसमें दौड़ रहे हैं, इस वाले में, ये आप हो गया फाइनल पोजीशन, आप स्ट्रेट पाथ पे कवर किए हैं। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, हमेशा वही 500 मीटर ही है। 500 मीटर यही तुम्हारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी है 500 मीटर स्ट्रेट पाथ पे। लेकिन देखो अगर आपने इसको छोड़ करके ये वाला ट्रैक अपना लिया, ये वाला, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो 500 मीटर ही रहेगा, ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बस यही कहता है भाई इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको, तो वो तो 500 मीटर होगा। लेकिन क्या पाथ लेंथ 500 मीटर होगा? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि जो सर्कुलर ट्रैक का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr, हमें पता है। आधा डिस्टेंस, आधा आपने कर्व लिया है, आधा जो है डिस्टेंस कवर किया सर्कमफ्रेंस, तो ये आप देखिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो आपका आ जाएगा पाई इंटू आर। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर की वैल्यू रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 250। और जब आप इसको कट करेंगे तो आपकी वैल्यू 500 मीटर तो नहीं आएगी। यस और नो? यस सर। तो इस केस में आपका जो पाथ लेंथ है वो क्या करेगा, इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस वाले ट्रैक पे देखो इसमें पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन जैसे उसने कर्व ले लिया पहुंचा वहीं पर भी, लेकिन पाथ लेंथ बढ़ गई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घट गई, यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या, कि आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ चलते हैं, सिंगल मूवमेंट करते हैं, तभी पाथ लेंथ, स्पेशल केस है, तभी पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट, हालांकि ये सब चीज़ें आप लोगों को पता है, पहले भी हम लोग 9th में पढ़ी हैं, और वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ से आपका स्पीड और वेलोसिटी स्टार्ट होने वाला है। पाथ लेंथ मैंने आपको बता दिया, पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों को पता है स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। बट इन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, किसमें, वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट के स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड। तो जैसे अगर हम बात करें स्पीड की, तो देखिए स्पीड जो होता है इसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, 40 मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड हमें पता है। लेकिन अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में बताना पड़ेगा उसका डायरेक्शन क्या है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। इसलिए वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ना। लेकिन स्पीड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए। देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक वुडन ब्लॉक है, आपने फोर्स इधर लगाया तो ब्लॉक इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन फोर्स अगर आपने इधर लगा दिया तो ब्लॉक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्स मैग्नीट्यूड भी चाहिए और बताना पड़ेगा डायरेक्शन क्या है। यहीं देखिए मास की अगर मैं बात करें, मास मतलब जिसको हम मेजरमेंट करते हैं केजी में। मान लीजिए आपने 2 kg शुगर मांगा, तो आप कहेंगे मुझे 2 kg शुगर चाहिए, ये नहीं कहेंगे मुझे नॉर्थ में चाहिए, साउथ में चाहिए, ईस्ट में चाहिए, वेस्ट में चाहिए, नहीं, आप केवल मैग्नीट्यूड बस केजी बोल देंगे तो उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ स्केलर क्वांटिटी होते हैं हमारे, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने ये बताया स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, एस से स्केलर याद रखेंगे, एस से स्पीड, और वी से वेक्टर याद रखेंगे, वी से वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको निकाला कैसे जाता है, तो अभी जैसे हमने पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट बताया, तो स्पीड को मेजर करते हैं हम पाथ लेंथ से। पाथ लेंथ का यूज करेंगे स्पीड को निकालने में। तो जब स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है तो पाथ लेंथ भी मेरा क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जब हम बात करते हैं वेक्टर की, वेलोसिटी की, तो
तो यहां पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है स्पीड का क्या डिफिनीशन होगी और वेलोसिटी क्या डिफिनीशन होगी एज विद रेफरेंस ऑफ पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया स्केलर वेक्टर, ये आप लोगों को पहले से आता था, यस और नो?